यूनिट और मेज़रमेंट के इस चैप्टर में जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा वो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर और उससे रिलेटेड बाकी की एप्लीकेशन। और जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है डायमेंशन ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी को समझने के लिए हम रिकॉल करते हैं यूनिट सिस्टम को। हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में पढ़ा था कि हम 7 बेस क्वांटिटी लेते हैं और बाकी की फिज़िकल क्वांटिटी को उन बेस क्वांटिटी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 तरह की यूनिट हमने वहाँ पर बताई थी, एक थी बेसिक यूनिट और एक थी डिराइव्ड यूनिट। तो बाकी की जितनी भी डिराइव्ड यूनिट हैं उनको हम 7 बेसिक क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं पूरी दुनिया में जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटी हैं उन सभी फिज़िकल क्वांटिटी को हम इन 7 बेसिक फिज़िकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इन 7 बेस क्वांटिटी को ही हम कहते हैं डायमेंशंस। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की 7 डायमेंशंस हो सकती हैं। अब डायमेंशन को थोड़ा और समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है F = ma, जहाँ पर F तो फोर्स है, m मास है और a एक्सेलरेशन है। अगर हम इस फोर्स के फॉर्मूले को इन 7 बेस क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये फॉर्मूला पहले से ही बेस क्वांटिटी की फॉर्म में है या नहीं। तो देखिए, मास एक बेस क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन ये एक बेस क्वांटिटी नहीं है। तो इस एक्सेलरेशन को हम दूसरे किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन को लिखा वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर से हम चेक करते हैं, वेलोसिटी बेस क्वांटिटी में नहीं है लेकिन टाइम बेस क्वांटिटी में है। तो हमें वेलोसिटी के लिए फिर कोई और आसान फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। यहाँ हमने वेलोसिटी के लिए लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम और ये मास यहाँ पर है और ये टाइम यहाँ पर है। अब हम देख सकते हैं फोर्स का ये फार्मूला मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में है और ये तीनों के तीनों हमारी बेस क्वांटिटी हैं। अब इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। यहाँ हमने मास को लिखा कैपिटल M, डिस्टेंस को लिखा लेंथ यानी कि कैपिटल L और टाइम को लिखा कैपिटल T। इनकी पावर्स की बात करते हैं। यहाँ पर मास की पावर 1 है फोर्स के फॉर्मूले में, तो यहाँ पर m की पावर भी हमने 1 ही रख रखी है। लेंथ की पावर भी यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी लेंथ की पावर 1, लेकिन यहाँ पर टाइम की पावर 2 है और जब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, तो टाइम की पावर यहाँ पर -2। तो इस तरह से हम हर बेस क्वांटिटी को एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको कि स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। इस तरह से हर एक बेस क्वांटिटी के लिए एक कैपिटल वर्ड लिया और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया, तो वो कहलाती है फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशंस। इस तरह से जो ये MLT मिला ये वास्तव में फोर्स को डायमेंशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक फार्मूला हुआ, तो इसे हम बोलते हैं डायमेंशन फार्मूला। अगर डायमेंशन फार्मूले के साथ हम उस फोर्स की फिज़िकल क्वांटिटी को भी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ये पूरी की पूरी ये इक्वेशन बनी डायमेंशनल इक्वेशन। और इसी तरह से m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, इनको बोलने का तरीका क्या है? इसको बोलने का तरीका है फोर्स हैज़ 1 डायमेंशन इन मास, फोर्स हैज़ 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड फोर्स हैज़ -2 डायमेंशन इन टाइम। तो ये है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को डायमेंशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका। यहाँ एक बात और नोट करने की है, हम यहाँ पर ये बात नहीं करते कि इनका यूनिट सिस्टम क्या है, मीन्स मास किलोग्राम में है
या ग्राम में है या पाउंड में है, हम इसकी बात नहीं करते हैं। ना ही हम ये बात करते हैं कि मास कितना है, मीन्स 10 किलोग्राम है या 20 ग्राम है या कुछ और है। तो डायमेंशन फार्मूला में ना तो हमें यूनिट सिस्टम की ज़रूरत है, ना ही हमें उस फिज़िकल क्वांटिटी के अमाउंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सिर्फ बेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिसे कि हम डायमेंशंस बोलते हैं। अब हम कुछ और फिज़िकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला निकाल के देखते हैं। यहाँ पर हमने एनर्जी को एज एन एग्जाम्पल लिया। अगर एनर्जी का हम डायमेंशन फार्मूला निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कोई एनर्जी का फार्मूला याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमने छोटी क्लासों में बहुत सारे फार्मूले पढ़े हैं, हम वहाँ से एक फार्मूला ले लेते हैं। हमने जो फार्मूला लिया है वो है E = ½ mv²। अब हम डायमेंशन फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए जितनी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर इस्तेमाल हुई हैं उन सबको बेस क्वांटिटी में चेंज करते हैं। तो मास तो ऑलरेडी बेस क्वांटिटी है, वेलोसिटी के लिए हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम को यूज़ करना होगा। यहाँ हम देख सकते हैं वेलोसिटी को हमने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मास, लेंथ और टाइम ये तीनों की तीनों बेस क्वांटिटी हैं, तो तीनों को हम एक कैपिटल लेटर की फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट में इनको लिख लेते हैं। यहाँ पर ये भी देखिए, जो ये हाफ है वास्तव में ये तो एक कांस्टेंट है जो कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो बाकी टर्म को लिखेंगे तो कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। यहाँ हम देख सकते हैं ये m, इसको ऐसे लिखा, s का स्क्वायर है और t की पावर -2 हो जाएगा। m की जगह हमने लिखा कैपिटल M, लेंथ की जगह कैपिटल L और t की जगह कैपिटल T, और इनकी पावर्स है 1, 2 एंड -2। तो हम कह सकते हैं एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला है mL2 t की पावर -2। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए, इनको बोलने का तरीका स्क्वायर नहीं होगा, इट इज़ mL2 t⁻²। इस तरह से इसको हम बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज Q। चार्ज का डायमेंशन फार्मूला निकालने से पहले हमें सोचना पड़ेगा क्या चार्ज का कोई फार्मूला हमें आता है या नहीं आता। हमने करंट के बारे में पढ़ा है और वहाँ पे हमने करंट का एक फार्मूला ज़रूर पढ़ा है, और करंट का फार्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो वहाँ से हम चार्ज का फार्मूला निकाल सकते हैं और वो हो जाएगा करंट इनटू टाइम। करंट को हमने I से रिप्रेजेंट किया और टाइम को T से रिप्रेजेंट किया। अब हम ये देखते हैं करंट, क्या 7 बेसिक क्वांटिटी में करंट आता है? तो हम कहेंगे यस, करंट इज़ देयर। क्या टाइम आता है? हम कहेंगे हाँ, टाइम भी आता है। तो अब इनका डायमेंशन फार्मूला बनाना है तो इनको कैपिटल लेटर की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। करंट के लिए जो कैपिटल लेटर हम इस्तेमाल करते हैं वो है A यानी एम्पियर, और T के लिए, टाइम के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है T। तो चार्ज के लिए डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा AT। अब हम बात करते हैं डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, कि इस तरह से जब हमने फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन की फॉर्म में चेंज किया तो उससे हमें क्या फ़ायदा है और उसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपने सुने होंगे। 3 मीटर लेंथ में 7 मीटर लेंथ को ऐड किया तो आंसर आया 10 मीटर लेंथ। 5 किलोग्राम मास में 7 किलोग्राम मास ऐड किया तो आया 12 किलोग्राम। क्या ऐसा ही कोई क्वेश्चन पढ़ा है जिसमें 5 किलोग्राम मास में 3 मीटर लेंथ ऐड करवा दी हो और आंसर पूछा हो? ऐसा आपने कहीं नहीं सुना होगा। इसी तरह से 5 किलोग्राम मास में 3 आवर्स जोड़ दिए हों, ऐसा भी कहीं नहीं सुना होगा। तो इससे हमें पता चलता है फिजिकल क्वांटिटी में एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं जिनके डायमेंशंस सेम होते हैं, और इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है
क्योंकि आपने ये बहुत बार देखा होगा। इसी तरह से प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करते समय, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में आपने देखा होगा आप दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं, वेलोसिटी और टाइम। तो ऐसे केस में जब दो चीज़ों को डिवाइड किया और हमें एक नई चीज़ मिलने वाली है, तो उस नई चीज़ का यूनिट सिस्टम निकालने के लिए हमें सिंपली इनके डायमेंशंस को भी डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि वेलोसिटी का डायमेंशन, मैं इसको यूनिट सिस्टम की फॉर्म में लिखता हूँ। वेलोसिटी की यूनिट सिस्टम है मीटर अपॉन सेकेंड और टाइम की यूनिट सिस्टम है सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का यूनिट सिस्टम हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते समय हम रिजल्टेंट डायमेंशन अगर निकालना चाहते हैं तो जितने भी क्वांटिटी हैं जिनको हम प्रोडक्ट या डिवीज़न कर रहे हैं, सिंपली उनके डायमेंशन फार्मूला को भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। सेम वही अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं जो हम फार्मूला के लिए कर रहे हैं। इसी तरह से डायमेंशन एनालिसिस का एक यूज़ है टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ ए गिवन इक्वेशन, और इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है इक्वेशन ऑफ मोशन का। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी। यहाँ पर s है डिस्टेंस, u है वेलोसिटी, t है टाइम, a है एक्सेलरेशन और t भी टाइम है। हमें चेक करना है क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इसके लिए जो मेथड इस्तेमाल करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन एनालिसिस करेंगे, फिर उसकी राइट हैंड साइड का डायमेंशन एनालिसिस करेंगे। और अगर हमें ये लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन फार्मूला सेम है, तब हम ये कहेंगे दिस इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। तो चेक करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में है s, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा लेंथ का डायमेंशन फार्मूला, और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हम लिख देते हैं कैपिटल L से। इसकी कोई पावर नहीं लिखी, इसका मतलब है इसकी पावर 1 होगी। राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में दो पार्ट में चीज़ें बटी हुई हैं और उनका एडिशन है, और हमने ये अभी अभी पढ़ा है एडिशन करते समय हर एक की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो पहले हम ut की डायमेंशन निकालेंगे, फिर हाफ at स्क्वायर की डायमेंशन निकालेंगे। तो पहले ut की डायमेंशन निकालते हैं। यहाँ देखिए हमने लिखा है u इंटू टी। u है वेलोसिटी, वेलोसिटी बेस क्वांटिटी नहीं है तो हमने कन्वर्ट किया डिस्टेंस अपॉन टाइम की फॉर्म में। यहाँ पर ये टाइम दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगी सिर्फ डिस्टेंस s, और s का डायमेंशन फार्मूला होता है कैपिटल L। तो हम देख सकते हैं ut जो कि इस इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट है, इसका डायमेंशन फार्मूला L आया। अब हम बात करते हैं at स्क्वायर की। यहाँ पर हमने लिखा है हाफ at स्क्वायर, हाफ की जगह हाफ। a चूँकि बेस क्वांटिटी नहीं है तो इसको चेंज किया वेलोसिटी अपॉन टाइम में, t स्क्वायर की जगह t स्क्वायर। अब यहाँ जो वेलोसिटी v है ये भी बेस क्वांटिटी नहीं है तो इसको भी हम डिस्टेंस अपॉन टाइम की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखिए वेलोसिटी को लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिनोमिनेटर वाले टाइम को हमने बाहर निकाल दिया है और ऊपर वाला t स्क्वायर एज इट इज़ है। यहाँ हम देख सकते हैं ये सारे t कैंसिल हो जाएंगे, हाफ फिजिकल क्वांटिटी है नहीं तो डिस्टेंस का डायमेंशन बच जाएगा L। हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड में हर एक पार्ट का डायमेंशन L है जो कि लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रहा है। तो इस तरह से किसी भी गिवन इक्वेशन का हम डायमेंशनली कंसिस्टेंसी चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बात है जो यहाँ नोट करने की है, अगर इस इक्वेशन में लिखते समय हमने कुछ ऐसी गलती कर दी होती, इस 1/2 की जगह अगर हमने 3/2 लिख दिया होता, तब भी हम इसी तरह से चेक करते और लास्ट में बताते कि इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। तो यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस की एक कमी पता लगती है, और वो कमी है कांस्टेंट क्वांटिटी के बारे में हम पता नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये हुआ
अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इससे ये कोई दावा नहीं किया जा सकता कि वो इक्वेशन सही ही होगी। हो सकता है उस इक्वेशन में कांस्टेंट क्वांटिटी लिखने में कोई गलती हो गई हो। तो ये था चेकिंग ऑफ एनी इक्वेशन थ्रू डायमेंशन एनालिसिस। अब बात करते हैं डायमेंशन एनालिसिस के नेक्स्ट एप्लीकेशन की, और ये एप्लीकेशन है टू डिराइव एनी फार्मूला थ्रू डायमेंशन एनालिसिस। और इसके लिए हम एक क्वेश्चन को करने जाते हैं, और वो क्वेश्चन है ये: कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू द स्ट्रिंग that oscillate under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depend on its length, mass of the bob m and acceleration due to gravity g. Derive the expression for its time period using method of dimension. इस क्वेश्चन के डेटा को पहले हम नोट कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ ही हम समझेंगे कि किसी भी फॉर्मूला को डिराइव करने का डायमेंशनली क्या तरीका होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिखा टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिर्फ क्वेश्चन में इतना लिखा है। यहाँ हमें नहीं पता कि टाइम पीरियड लेंथ पर किस तरह से डिपेंड करता है। किस तरह का मतलब है, लेंथ की पावर 2 है या 3 है या हाफ है, हमें ये नहीं पता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा के जितनी भी क्वांटिटी है जिन पर टाइम पीरियड डिपेंड करता है उसको लिख लेते हैं। ये हम जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटता है तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। तो हम इस इक्वेशन में सबसे पहले इन सभी की कोई ना कोई पावर्स मान लेते हैं, मीन्स डायमेंशन की कोई पावर। एल की पावर को हम मान लेते हैं यहाँ पर, लेट इट इज़ ए। मास की पावर को मान लेते हैं बी, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर को मान लेते हैं सी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं। तो यहाँ पर k एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये डायमेंशन एनालिसिस की कमी भी है। अब हम इन सभी का डायमेंशन फार्मूला रखते हैं। टाइम का डायमेंशन फार्मूला t होगा जिसकी पावर 1 होगी। k कांस्टेंट है, हमारे लिए फ़िलहाल k की कोई डायमेंशन नहीं है। लेंथ डायरेक्ट एक बेस क्वांटिटी है, इसको l से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डायमेंशन यहाँ पर a है। m मास है, इसके लिए डायमेंशन है कैपिटल M, इसकी पावर b है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्ट एक बेस क्वांटिटी नहीं है, तो हमें या तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसके यूनिट सिस्टम से हम इसका डायमेंशन फार्मूला बना सकते हैं। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से हम इसकी डायमेंशन बना सकते हैं। मीटर इज़ लेंथ, सेकंड इज़ टाइम। तो ये हो जाएगा L t-2 की पावर c। किसी भी डायमेंशन फार्मूला को आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये फिजिक्स पढ़ने के साथ साथ ही ये यूनिट सिस्टम हमें याद हो जाते हैं, तो हम कहीं भी उसकी यूनिट से उसका डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। अब इसको और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सभी L को एक जगह, सभी M को एक जगह और सभी T को एक जगह कंबाइन कर देते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं L की पावर A है, M की पावर B है, L की पावर ये ऊपर L की पावर C है और -2 के साथ मल्टीप्लाई होकर T की पावर -2। L ये दोनों L हैं, इनकी टोटल पावर हो जाएगी A+C, M की पावर B और T की पावर -2C। लेफ्ट हैंड साइड में हम देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ T है। अगर हम यहाँ पर M और L भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, M की पावर 0, L की पावर भी 0। अब हम सारी डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं, यानी M की पावर यहाँ पर जो है उसको M से कंपेयर, L की पावर को L से कंपेयर और T की पावर को T से कंपेयर। तो देखिए सबसे पहले M के लिए करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में M की पावर 0 है और राइट हैंड साइड में M की पावर B है।
तो इस तरह से हमें b की वैल्यू पता लग गई, दिस इज 0। लेफ्ट हैंड साइड में l के लिए कंपेयर करते हैं, l की पावर 0 है, राइट हैंड साइड में l की पावर है a प्लस c, और इससे हमें पता चलता है a और c की जो भी वैल्यू आएंगी वो इक्वल होंगी बट अपोजिट होंगी। t की पावर को अगर कंपेयर करते हैं, यहाँ पर t की पावर है 1 और राइट हैंड साइड में t की पावर है -2c। यहाँ से हम देख सकते हैं c की वैल्यू हमारे सामने है और c की वैल्यू है -1/2, और इस c की वैल्यू को अगर यहाँ c में सब्सटीट्यूट कर दें तो हमें a की वैल्यू पता लग जाएगी और a की वैल्यू है 1/2। तो इस तरह से पहली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमने a b c माना था, उन a b c की वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फाइनल फार्मूला क्या है। फार्मूला है हमारा ये वाला, और इस फार्मूले में हमें एक कांस्टेंट है जिसका पता हमें नहीं लग सकता है, ये डायमेंशन एनालिसिस की कमी है। ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं तो हमें टी का फार्मूला पता लग जाएगा। तो मैं टी का फार्मूला लिखता हूँ, टी इज इक्वल टू के, एल की पावर ए और ए है हाफ, तो एल की पावर हो जाएगी हाफ, m की पावर b की पावर है 0, यानी m की पावर 0 हो जाएगा 1, तो m को लिखने की ज़रूरत नहीं है। g की पावर है c इज़ -12, तो g को हम लिख सकते हैं g की पावर हाफ, और इसको अगर स्क्वायर रूट की टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा k√L/g। और ये फार्मूला आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√L/g। 2π वो कांस्टेंट है जिसको हम यहाँ पता नहीं लगा सकते। तो हमने फिर से देखा, डायमेंशन एनालिसिस कांस्टेंट क्वांटिटी का एनालिसिस नहीं कर पाती है। तो ये था डायमेंशनल एनालिसिस से किसी फार्मूले का डेरिवेशन करना। अब हम बात करते हैं डायमेंशन एनालिसिस के तीसरे एप्लीकेशन की, और तीसरा एप्लीकेशन है किसी एक सिस्टम में दी गई फिजिकल क्वांटिटी को किसी दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना। कन्वर्जन को समझने के लिए हम फिर से एक क्वेश्चन करते हैं, और उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ ही हम कन्वर्जन का मेथड भी समझेंगे। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इन ट्रांजिट एंड इट इक्वल्स टू अबाउट 4.2 जूल, where 1 joule is equal to 1 kilogram meter square second raised to power -2. Suppose we employ a system of unit in which the unit of mass equal to alpha kilogram, unit of length equal to beta meter and unit of time is gamma second. Show that the calorie has a magnitude 4.2, alpha की पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 2 in term of the new unit system. सबसे पहले इस क्वेश्चन के डेटा को हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। कैलोरी को जूल में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। जूल के बारे में लिखा है, इस जूल को अगर हम SI सिस्टम में लिखें तो इसको किलोग्राम मीटर सेकंड में लिखेंगे, तो वहाँ पर 4.2 जूल को लिखेंगे 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास हम एक नया यूनिट सिस्टम बनाते हैं। वो यूनिट सिस्टम कैसा है, उसमें हम किलोग्राम मीटर और सेकंड को मेज़र तो करते हैं, लेकिन मेज़र करने का तरीका है, हमारा किलोग्राम एक सिंपली किलोग्राम नहीं होगा, वो होगा अल्फा किलोग्राम, हमारा मीटर बीटा मीटर होगा और हमारा टाइम गामा सेकंड होगा। इसको भी हम नोट कर लेते हैं। इस तरह से हमारा मास, लेंथ और टाइम नापने की यूनिट अल्फा किलोग्राम, बीटा मीटर और गामा सेकंड होगी। अब हम किस तरह से इस 4.2 जूल को नई यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, इसको देखते हैं। हमें मालूम है यूनिट सिस्टम की शुरुआत में हमने फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ने का एक तरीका देखा था, और वो तरीका था x इक्वल टू n1u1 इक्वल टू n2u2। यहाँ पर n1 उसका मैग्नीट्यूड है, u1 उसका यूनिट सिस्टम है,
इसी तरह से किसी दूसरे यूनिट सिस्टम में N2 उसका मैग्नीट्यूड होगा और U2 उसका यूनिट सिस्टम होगा। इस क्वेश्चन में इस N1 की जगह हमें दिया हुआ है 4.2, U1 की जगह दिया गया है ये यूनिट सिस्टम इक्वल टू N2। हमें ये पता करना है, क्वेश्चन में जो चीज़ हमसे पूछी गई है वो यही है कि इस नए यूनिट सिस्टम में 4.2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी। U2 हमारा एक नया यूनिट सिस्टम है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यू सिस्टम, क्योंकि हमें नहीं पता कि नए सिस्टम में किलोग्राम की जगह क्या रखना है। अब हम इसको डायमेंशनल इक्वेशन की फॉर्म में रखते हैं, तो ये है 4.2, किलोग्राम की जगह हम डायमेंशन फार्मूला रखते हैं, तो ये है मास, दिस इज m, मीटर की जगह लेंथ रखेंगे तो l की पावर 2, टाइम की जगह t की पावर -2। हम इन सबको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इस तरह से हम इनको स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। आगे लिखते हैं N2। ये हम जान चुके हैं कि डायमेंशन फार्मूला किसी यूनिट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है, यानी चाहे किलोग्राम हो, चाहे मीटर हो, चाहे सेकंड हो, चाहे ग्राम हो, कुछ भी हो, डायमेंशन फार्मूला सेम रहता है। तो यही डायमेंशन फार्मूला हम यहाँ भी लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे, सेम फार्मूला हमने लिखा। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर ये कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T, यहाँ पर भी सेम ऐसा है, तो हमें फ़र्क कैसे पता चलेगा। तो हम पहले वाले को 1, 1, 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दूसरे वाले को 2, 2 और 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरह से अब हमें पता चलेगा ये कैपिटल M किलोग्राम है और ये कैपिटल M अल्फ़ा किलोग्राम है। इस तरह से ये L मीटर है, ये वाला L2 ये बीटा मीटर है। अब हम यहाँ से N2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। N2 इज इक्वल टू 4.2, इन दोनों मास को एक साथ लिखते हैं तो M1 अपॉन M2, इसी तरह से L के लिए L1 अपॉन L2 और इसी तरह से टाइम के लिए हमने इसको सॉल्व किया। अब हम इस M1 की जगह रखते हैं किलोग्राम और M2 की जगह रखते हैं अल्फ़ा किलोग्राम, इसी तरह से L और T के लिए भी हमने यहाँ पर M1 की जगह किलोग्राम, M2 की जगह अल्फ़ा किलोग्राम, L1 की जगह मीटर, L2 की जगह बीटा मीटर और T1 की जगह सेकंड, T2 की जगह गामा सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा नया यूनिट सिस्टम ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल और N2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 4.2। ये अल्फ़ा डिनोमिनेटर में है, ऊपर ले जाएंगे तो अल्फ़ा की पावर -1, बीटा डिनोमिनेटर में है और स्क्वायर भी है, तो ये हो जाएगा बीटा की पावर -2 और गामा भी डिनोमिनेटर में है, लेकिन ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, गामा की पावर +2। तो इस तरह से हम देखते हैं नए यूनिट सिस्टम में इस फिजिकल क्वांटिटी यानी कैलोरी एनर्जी की जो यूनिट है उसको अगर नई यूनिट कर दें तो 4.2 जूल की जगह अब हमें लिखना पड़ेगा 4.2 अल्फ़ा रेज़ टू पावर -1, बीटा रेज़ टू पावर -2, गामा रेज़ टू पावर 2। तो ये था डायमेंशन एनालिसिस का एक और एप्लीकेशन। इन एप्लीकेशन को करते समय हमने डायमेंशन एनालिसिस की कमियां भी देखी। पहली कमी तो पता लगी कांस्टेंट वाली, दूसरी कमी भी हमने देखी जब हम ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जहां पर s = ut + ½ at² होती है, क्या ऐसी इक्वेशन को हम डायमेंशन से डिराइव कर सकते हैं? तो आंसर होगा हम नहीं कर सकते, क्योंकि डायमेंशन से डिराइव करते समय अलग अलग वैल्यूज़ को एडिशन वाला काम हम नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ ऐसा फार्मूला डिराइव कर सकते हैं जो एक बार में ही बन के आता हो। तो ये भी डायमेंशन एनालिसिस की एक कमी है। एक और कमी जो हमें यहाँ पर समझ में आई, जब हमने इक्वेशन डिराइव की थी तब हमने MLT को कंपेयर किया था। सोचिए कि कोई फार्मूला ऐसा होता जिसमें 3 से ज़्यादा डायमेंशन इस्तेमाल हो रही होती, तब हमारे पास इक्वेशन तो बहुत सारी आ जाती, लेकिन उन इक्वेशन से हम उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि इक्वेशन है कम और वैल्यूज़ हैं ज़्यादा। तो हमें बहुत सारी इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती जो कि शायद उस फार्मूले से ना मिले। तो जब भी MLT से ज़्यादा वैल्यूज़ उसमें आने लग जाती हैं
तब भी फार्मूला डिराइव करना कठिन हो जाता। तो ये था हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक।